चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर इंडिया एग्रीकल्चर। इंडिया एग्रीकल्चर ये आपका ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सिंस एनिशियंट टाइम्स यानी प्राचीन समय से एग्रीकल्चर हैज रिमेन्ड ए प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, यानी भारत के लोगों का प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक प्रवृत्ति में मुख्य स्थान किसका रहा? एग्रीकल्चर का। इवन टुडे ऑल्सो मेन सपोर्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। आज के समय में इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने में मेन फीचर्स किसका है? एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर भारत का एक महत्वपूर्ण रिसोर्स माना जाता है। अबाउट 60% ऑफ द लेबर पावर इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी भारत के 60%, अगर प्रतिशत निकालते तो आप सब लोग मैथमेटिक्स में सीख सको कि कोई भी प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम उसे परसेंटेज निकालते हैं। मीन्स 100 पीपल में से 60% पीपल्स को लेबर पावर कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से। मतलब 60% लोग खेती से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। बिसाइड्स इसके अलावा सप्लाइंग फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब रोजगार देने के अलावा वह लोगों को भोजन भी देता है और भोजन देने के साथ साथ रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारे उद्योगों को अपना कच्चा माल भी प्राप्त कराता है। ऑल्सो कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, और ये सारी चीजें एग्रीकल्चर पर आधारित है। एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 22% है। Crops and other farm product hold about 18% contribution in export, which earns huge foreign exchange। भारत की खेती में से उगने वाले फसल और फार्म प्रोडक्ट मतलब खेती से उत्पादन होने वाले चीजों को 18% एक्सपोर्ट करने से हमें 18% इनकम मिलता है। कौन सा इनकम? फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। एक बार सेकेंड टाइम में आपको रिपीट कर रहा हूं। क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। कितना परसेंट एक्सपोर्ट होता है? 18%, और जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी भारत का अर्थतंत्र एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। इंडिया इज एन एग्रियन कंट्री, इसलिए इंडिया को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मीन्स एग्रियन कंट्री कहा जाता है। ये जो पूरा पैराग्राफ है, इंडिया इज एन एग्रियन कंट्री क्यों कहा जाता है, इसका ये पूरा आंसर भी है। और इसके अंदर जो मैंने आपको ब्रैकेट्स में अंडरलाइन करवाए हैं, पर ब्रैकेट बनाए, ये सब आपको एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plain, यानी उपजाऊ मैदान है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ऐसे एरिया है, इस विस्तार है, जहां एनुअली वर्ष में हम 2 या 2 से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। उसका रीजन है यहां पर कई फैक्टर्स दिए गए। फर्स्ट फैक्टर है फर्टिलाइज प्लेन, मतलब उपजाऊ मैदान है। फेवरेबल क्लाइमेट, यानी अनुकूल जलवायु है। फॉर राउंड द ईयर कल्टीवेशन, जिसके कारण वर्षों वर्ष हम उपजाऊपन को पा सकते हैं। एरिगेशन है। स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें एनुअली 2 और मोर क्रॉप्स लेने के लिए फैक्टर्स बताए गए हैं। स्किल्ड और हार्ड वर्किंग करने वाले फार्मर किसान हैं।
इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सफिशियंट। इतनी सारी फैक्टर्स होने के बावजूद हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर फील्ड का प्रोग्रेस होना चाहिए वह संतुष्ट कारक नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन अब मैं बता रहा हूं। द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएडुकेटेड, मतलब ज्यादातर हमारे यहाँ किसान कैसे गरीब है और अनएजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे नहीं है। एग्रीकल्चर, यहां पर आपको पैराग्राफ बना लेना जहां पे ये पॉइंट लग जाए, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहां पर ये 1 पॉइंट खत्म हुआ और सेकेंड पॉइंट एरो बनाकर आप स्टार्ट करोगे, जिससे कि एरो वाइज हमारे क्वेश्चन आंसर लिख सके और बोर्ड में हमें अच्छे मार्किंग मिल सके। तो ये जो मैं पैराग्राफ बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ कौन कौन से कल्टीवेशन एरिया के फैक्टर है और हमारे यहाँ पे सारे फैक्टर होने के बावजूद एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाया, तो इसके अंदर ये दोनों रीजन दिए हुए जो हम लोग रीड कर रहे हैं। सेकेंड रीजन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया is much less compared to the world due to reasons like inadequate of facility of irrigation। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड के कंपेयर में बहुत कम लेस प्रोडक्शन करता है। उसका रीजन ये है कि यहां पर फैसिलिटी की क्या है, कमी, अभाव है। किसकी, इरिगेशन, सिंचाई की। इनरेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, यहां पर जो वर्षा है वो रेगुलर नहीं है, कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी होता ही नहीं है, और कभी ऐसा होता है कि फसल पक जाती है उसके बाद बाढ़ तक आ जाती है, जिसके कारण हमें काफी नुकसान होता है। मोर पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या ज्यादा है। लार्जर फैमिली, बड़ी मात्रा में परिवार है, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, बच्चों की संख्या अधिक होती है, फैमिली मेंबर अधिक होते हैं। स्मॉलर फार्म, खेत की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो बहुत छोटे होते हैं। नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कि इसके अंदर कुछ नया लाया जाए। लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग इसमें कम होता है। मॉडर्न मशीनरी एंड साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन, मॉडर्न मशीनरी का यूज कम होता है। कोई साइंटिफिक अप्रोच मतलब वैज्ञानिक चीजों का उपयोग करने से कतराते हैं। एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, जिसके कारण हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखों की संख्या भी बहुत ही कम है। द सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी, और खेती करने वाले लोगों का स्टेटस यहाँ कैसा होता है, लोअर माना जाता है। खेती करने का स्टेटस यहाँ कैसा होता है, लोअर माना जाता है। इसलिए सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी, इन सभी के कारण ये सारे रीजन मैंने बताया, जो आपको पॉइंट वाइज एरो बना बना कर लिखना है कि हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन फेवरेबल क्लाइमेट होने के बावजूद इंडिया में एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन बताइए। तो ये आपको रीजन बताना है। तो हमने 2 पैराग्राफ रीड किए और 2 टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन भी रीड किए, जिसके अंदर 2 मार्क भी पूछा जाएगा। 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे या 1 मार्क या एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब 3 मार्क का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अभी हम लोगों ने देखा इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में कौन कौन सी है, और लास्ट लाइन में हमने देखा था एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब जो सोसाइटी के, समाज के शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग हैं, वह एग्रीकल्चर से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सोसाइटी में एग्रीकल्चर स्टेटस को कैसा माना जाता है, लोअर। अब हम 3 मार्क का एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें टोटल आपको 6 टाइप्स दिए गए फार्मिंग के। ये आपको एक साथ भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट में, या आपको अलग अलग फार्मिंग के टाइप्स 2 मार्क में पूछा जाएगा। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला ही 1 मार्क का क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, जिसमें आपका नाम आता है एग्रीकल्चर को कैसे डिवाइड किया जाता है, कौन से बेसिस पे। तो सेकेंड लाइन जो आप जो देख रहे हो, और सेकेंड लाइन को अंडरलाइन करना है यहां से। फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इरिगेशन। फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड
अकॉर्डिंग टू एरिगेशन मेथड, तो फार्मिंग के टाइप्स यानी फार्मिंग को जो क्लासिफाइड किया जा रहा है किसकी अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट नंबर है एरिगेशन मेथड। एरिगेशन मेथड मतलब सिंचाई की पद्धति पर। दूसरा नाम है फार्म आउटपुट। आउटपुट मतलब जो फार्म खेती में प्रोडक्शन होता है उसके आउटपुट पर। और थर्ड नंबर इकोनॉमिक रिटर्न यानी हमें कितना पैसा इससे प्राप्त होता है। तो टाइप्स आर फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड कौन कौन से बेसिस पे, 3 बेसिस। फर्स्ट नंबर इरिगेशन मेथड्स, सेकेंड नंबर फार्म आउटपुट्स एंड थर्ड नंबर इकोनॉमिक रिटर्न्स। फर्स्ट टाइपिंग की हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप्स की, जिसका नाम है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सा नाम है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज वेरी वीक इवन टुडे। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट बनाए गए, इसके बावजूद हमारे इंडियन फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन वेरी वीक इवन टुडे, आज भी बहुत ही कमजोर है। उनका इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन इंडियन फार्मर का बहुत ही पुअर है, वो बहुत ही गरीब है। सो इसीलिए कॉस्टली सीड्स यानी महंगे बीज, फर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट अफोर्डेबल इन स्मॉलर फार्म होल्डिंग्स। अभी मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए मेनी प्रोजेक्ट यानी कई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए गए, फिर भी हमारे इंडियन फार्मर का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही पुअर है। इसलिए वो कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइजर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स मतलब जंतुनाशक दवाओं, इंसेक्टिसाइड्स मतलब जंतुनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। और उनके पास फार्म का जो साइज है, खेतों का साइज भी कैसा है, छोटा है। द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली। उनके खेतों का साइज छोटा होने से और कॉस्टली सीड, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का यूज ना करने के कारण उनका जो फार्म प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ कितना होता है कि जितना वो अपने फैमिली को संतुष्ट कर सके, फैमिली के लिए उपयोग कर सके। तो प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली एंड इज कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। देखा आप लोगों ने कि वह सिर्फ अपने फैमिली का ही मेंटेन कर सकते हैं, इतना ही उनका प्रोडक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो इवन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज considered to be an activity for life maintenance only। तो इसलिए इस खेती को हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और भारत में कृषि क्षेत्र में, इंडियन एग्रीकल्चर में आज भी कई लोग सिर्फ अपने लाइफ मेंटेनेंस के लिए खेती करते हैं या इस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। सब्सिस्टेंस को हिंदी वर्ड में कहते हैं जीवन निर्वाह या आत्मनिर्वाह के लिए की जाने वाली खेती। और इसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पर इंडियन फार्मर का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वेरी पुअर है, इसलिए वो कॉस्टली सीड, महंगे बीज, फर्टिलाइजर मतलब जो जंतुनाशक दवाइयां, इंसेक्टिसाइड है, रासायनिक खाद उनका उपयोग नहीं कर पाते। उनके खेतों की साइज भी छोटे हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन इतना ही होता है कि जितने वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसलिए इस फार्मिंग को सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इवन टुडे, आज के प्रेजेंट टाइम में भी भारतीय लोग एग्रीकल्चर से इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि वो अपने लाइफ मेंटेनेंस, अपना जीवन निर्वाह कर सके। सेकंड टॉपिक आता है ड्राई फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग का सेकंड टाइप्स ड्राई फार्मिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं सूखी खेती। वेयर द रेनफॉल इज इनडिक्यूट यानी जहां पर वर्षा की मात्रा कम हो। एरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस देयर, सिंचाई की सुविधा भी कम हो। फार्मिंग इज डिपेंडेड ओनली ऑन रेन। मैंने आपको 3 टॉपिक बताया। रेनफॉल इज इनडिक्यूट मतलब वर्षा इनरेगुलर हो, कमी हो वर्षा की, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी हो, एंड थर्ड टॉपिक बताया फार्मिंग इज डिपेंडेड ओनली ऑन रेन
यानी वर्षा ऋतु पर ही खेती टिकी हो। ओनली वन क्रॉप इज टेकन थ्रू दिस ह्यूमिडिटी एकोमेलेड विथ द लैंड, यानी वर्षा ऋतु के कारण पूरे साल में एक ही फसल उगाई जा सकती हो, जो खेत के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसके कारण। दिस इज नॉन एज ड्राई फार्मिंग, उसे हम ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेनफॉल कम हो, इरिगेशन फैसिलिटी कम हो, फार्मिंग ओनली फॉर डिपेंडेंट रेन पर हो, और पूरे साल में एनुअली वन क्रॉप लगाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिल्ट एंड पल्स विच रिक्वायर लेस वाटर आर ग्रोन हियर। इन सभी फसलों में पानी की कम जरूरत होती है, जो यहाँ पर उगाया जाता है। अब ये जो लास्ट सेंटेंस को जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये गुजरात के भाल रीजन का अंडरलाइन है, जो 1 मार्क में अलग से आपको पूछा जाएगा। ड्राई फार्मिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। इन गुजरात भाल रीजन वीट एंड ग्राम, यानी गुजरात के भाल प्रदेश में गेहूं और चना आर ग्रोन इन द ह्यूमिड सॉइल्स आफ्टर द मॉनसून इज ओवर, यानी गुजरात के भाल रीजन में गेहूं और चने की खेती इसी प्रकार से होती है कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर, मानसून बीत जाने पर, जो सॉइल में ह्यूमिड मतलब जो नमी होती है, मॉइस्चराइज होती है, उसके कारण इसे उगाया जाता है। थर्ड नंबर उसका बिल्कुल अपोजिट है, वेट फार्मिंग। यहां पर जो जो चीजें कमी थी वो यहां पर फैसिलिटी देखने को मिलती है। वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेन, यहां पर आपने रेनफॉल को इंक्लूड की देखा था, यहां पर हैवी रेन है, एंड एडिक्यूट फैसिलिटी, यहां पर एरिगेशन फैसिलिटी लेस थी, यहां पर एरिगेशन फैसिलिटी पूरी है। फॉर एरिगेशन इफ देयर इज नो रेनफॉल और इफ इट इज इनएफिशिएंट, अगर यहां पे वर्षा ना भी हो या वर्षा कम हो, मोर देन वन क्रॉप इज टेकन विथ द हेल्प ऑफ एरिगेशन, यानी यहां वर्षा ना भी हो या वर्षा कम भी हो तो भी हम एक साल में एक से ज्यादा फसल ले सकते हैं। किसकी सहायता से? द हेल्प ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई की सहायता से। वेयर इन पेडी, सुगर केन, कॉटन, वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, यहां पर हम धान, गन्ना, कपास, गेहूं और सब्जियों को उगा सकते हैं, जिसमें पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। फोर्थ नंबर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसका सेकंड नेम है जूम एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर्ड एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट दियर, यहां पर जंगलों को जलाया जाता है, जलाकर जमीन साफ की जाती है और वहां पर खेती की जाती है। द फार्मिंग टेक्स प्लेस फॉर 2 और 3 ईयर्स, इस जगह पर 2 या 3 साल तक कंटिन्यू खेती की जाती है। When soil fertility is reduced, 2 या 3 साल के बाद उस जमीन की फर्टिलिटी, उपजाऊपन कम होने लगती है। That area is abandoned, उस जगह को छोड़कर the same method is applied to start farming at other place, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर अदर पैलेस पे जाते और वहां पर सेम मेथड, जंगलों पेड़ों को काटकर उसकी जड़ों को जलाकर क्लीन लैंड करके वहां पर खेती की जाती है। ठीक है, लेकिन अभी ये मेथड बिल्कुल खत्म हो चुका है। दिस इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन, इस मेथड को हम जूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर ये लाइन मैंने बताया जो आपको एमसीक्यू में भी आएगा, द प्रोडक्शन इज लेस इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस टाइप के एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हमेशा कम होता है, जो आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। 5th नंबर स्टार्ट करते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये सबसे अलग है, इसकी विशेषता भी अलग है। चलिए इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 5th नंबर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो ऊपर के 1, 2, 3, 4 हमने पढ़े। 5th नंबर जो स्पेशल टाइप एग्रीकल्चर का माना जाता है, इसकी डिफिनेशन में देखिए क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सबसे डिफरेंट टाइप की खेती है। इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। स्किल यानी इसके अंदर कौशल,
यानी इसके अंदर जो मेथड अपनाई जाती है वो हमें आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन एंड ऑल साइड, सभी तरीके से इसकी सुरक्षा हो सके। फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज होता है, मशीनरी का यूज होता है, टेक्निकल नॉलेज की जान होनी चाहिए हमें, एंड इक्वेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। इक्वेशन मीन्स इसे किस तरह से स्टोर करना है, संग्रह करना है, जमा रखना है कि बिगड़े नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जल्दी से ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज सके, ये सारी फैसिलिटी। इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स या चीजें उगाई जाती है? तो फर्स्ट नंबर रबर है, टी, कॉफी, कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, लेमन। ये हमने 1 to 5 देखा। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज द मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज्ड इरिगेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मैकेनाइज्ड मतलब मशीन का ज्यादा यूज होता है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज इरिगेशन, इरिगेशन की जिसके कारण इंक्रीज वृद्धि होती है। केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है। इंस्टिसाइड जंतुनाशक दवाइयों का यूज होता है। मैकेनिकल इक्विपमेंट ज्यादा यंत्रों के साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। कैश क्रॉप्स ग्रोन मोर इन द टाइप ऑफ फार्मिंग, इस टाइप की फार्मिंग में कैश क्रॉप को ज्यादा उगाया जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लिया जा सके। द पर हेक्टर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड वेरी मच हियर एंड द एरिया शोन अंडर दिस क्रॉप्स हैज इंक्रीज। पर हेक्टर प्रोडक्शन इसमें सबसे ज्यादा देख ही रहे हो, सारी चीजों का इसका फुल यूज किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हेक्टर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ क्रॉप कैश क्रॉप फसल को ज्यादा उगाया जाता है, और इसके अंदर जो स्वान एरिया है, जो बुआई का क्षेत्र है, वो कंटिन्यू क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। एज मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक रिटर्न भी मिलता है, मतलब इतना ही ज्यादा हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियल फार्मिंग, इसलिए इसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग मीन्स हिंदी वर्ड में व्यापारिक कृषि के नाम से जाना जाता है। तो हमने 3 मार्क का टॉपिक क्लियर किया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट नंबर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड नंबर ड्राई फार्मिंग, थर्ड नंबर वेट फार्मिंग, फोर्थ नंबर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, फिफ्थ नंबर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एंड 6th नंबर इंटेंसिव फार्मिंग।